फैसला दिया जिसमें ये कहा गया उस फैसले में कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, अपने प्रभाव का दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग, पूरा देश एक रात में ही जेल का एक वातावरण देश में खड़ा कर दिया। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। पूरा देश एक अंधकार में चला गया, कोई बोल नहीं सकता था, कोई अपनी जबान नहीं खोल सकता था, अभिव्यक्ति की आज़ादी का तो प्रश्न नहीं था। हम कभी कहीं फुटबॉल खेलने जाते थे, हम कभी कहीं हम बैडमिंटन खेलने जाते थे, मतलब हम कहीं भी जाते थे तो वहाँ 2-4 दिन बाद ये लगता था कि जैसे कोई हमें वॉच कर रहा है। फिर तो इतनी मार पुलिस ने उन पर मारी, उनके पजामे को नीचे से बांधकर जिंदा चूहे उनके पजामों में। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और स्वागत करती हूं आज आपका गुरुग्राम से जुड़े एक ऐसे स्पेशल रिपोर्ट का, जो कि ना कि सिर्फ गुरुग्राम का मुद्दा है परंतु हर उस युवा को ये मुद्दा जानना जरूरी है और ये स्पेशल रिपोर्ट देखना जरूरी है ताकि आप भी समझ सके कि ये जो हफ्ता है, हम जिस वक्त इसको मना रहे हैं वो लोकतांत्रिक सेनानियों के रूप में मना रहे हैं। लोकतांत्रिक सेनानी आखिर कौन है और ये कहां से आए ये लोग? दरअसल आप सभी को याद होगा 1975 25 जून को हमारे इतिहास में रचा जाने वाला एक ऐसा काला धब्बा हमारे इस लोकतांत्रिक देश होने पर लगा था, जब हमसे हमारे मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात करें या फिर हमारे बोलने की आज़ादी की बात करें या उन सभी अधिकारों की बात करें जिसके लिए हमने 100 साल अंग्रेजों की गुलामी कर और उनसे वो आज़ादी छीनी थी और वो हक अपना लिया था। परंतु 1975 25 जून को एक ऐसा इतिहास रच दिया गया जिसे कभी भी हम नहीं मिटा सकते। वो काला धब्बा जिसे इमरजेंसी और आपातकालीन भी कहा जाता है, जो कि देश में लगा दिया गया था। ये सबको पता है कि इस तरह का कुछ इतिहास में हुआ था। क्या किसी को पता है कि उसकी सच्चाई क्या थी? वो लोग कौन थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और उन लोगों के साथ हुआ क्या उसके बाद? तो वो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से समाज में क्रूरता और एक अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जहां लोगों को और युवाओं को अपनी बात रखने की आजादी नहीं थी। हम आपको बता दें कि ये कई ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट से मिलकर एक बड़ा आपातकालीन लगाया गया था। आज तक उनकी यादें उनके दिमागों पर छपी हुई हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे गुरुग्राम में भी मौजूद हैं जो हरियाणा से आपातकालीन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और 21 महीने तक अड़े रहे। यहाँ तक कि जेलों में कई उत्पीड़न और टॉर्चर के बावजूद वो यहाँ आज खड़े हैं और अपनी इस बात को बता रहे हैं कि उस वक्त जो शासन ने किया, और यही बात करते हैं मीडिया को, तो उसका भी गला घोट दिया गया था। यानी कि सेंसरशिप लगाकर उस टाइम पर यह बता दिया गया था कि मीडिया सिर्फ वही बोलेगा जो इस वक्त की जो सरकार है वो चाहती है, उसके अलावा मीडिया को किसी भी तरह की बात कहने की कोई आज़ादी नहीं थी। आप सोच सकते हैं कि वो कैसा मंजर होगा जब एक लोकतांत्रिक देश में खुद जो मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री का, उस तक का गला घोट दिया गया था, उसे तक बोलने की आज़ादी नहीं थी। हम आपको बता दें कि उस वक्त मीडिया के कुछ ऐसे लोग थे या कुछ ऐसे लोग थे जो समाज में जागरूकता फैलाना चाहते थे, वो अपने कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ देते थे। ब्लैंक छोड़ वो ये संदेश देना चाहते थे कि कुछ ऐसी बात है सरकार में चल रही जो हम आप तक पहुंचाना तो चाहते हैं परंतु किसी वजह से हम वो चीज़ लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए उसे ब्लैंक छोड़ संदेश पहुंचाया जाता था। इसके अंदर कई ऐसे बड़े पत्रकार और कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई क्योंकि उन्होंने इस तरह के संदेश पहुंचाए। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन के बाद भी हमने किस तरह के अत्याचार डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद झेला होगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको उन लोगों तक लेकर चलती हूं जिन्होंने इस पूरे अत्याचार को देखा, ना कि सिर्फ इसकी गवाही बने परंतु उस पूरे मंजर को महसूस भी किया है और अपनी हक की लड़ाई के लिए उन्होंने आवाज भी बुलंद की है। ऐसे लोग जो गुरुग्राम में आज भी मौजूद हैं। 25 जून की मध्य रात्रि को सारा देश चैन की नींद सो रहा था, लेकिन ठीक उसी समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी
देश के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए उतारू हो गई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा था और वो उसमें हार गए थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और अंत में 12 जून को श्री जगमोहन लाल सिन्हा ने एक अभूतपूर्व फैसला दिया, जिसमें ये कहा गया उस फैसले में कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, अपने प्रभाव का दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग ये चुनाव में किया है। इसलिए इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया जाता है। ऐसा जब निर्णय आया तो सारे देश में उथल पुथल हो गई और इंदिरा गांधी इसमें बेचैन हो गई। इसी दौरान देश में 1974 से एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। लोकनारायण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति को लेकर उनका आंदोलन गुजरात और बिहार में बहुत तीव्र गति से था। अनेक विद्यार्थियों ने अपने कॉलेजेस और स्कूल, विश्वविद्यालय छोड़ करके उस आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो वो आंदोलन उबाल पर था और उधर भ्रष्टाचार को लेकर के समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने कहा था, अपने अपने 1 साल के लिए अपने कॉलेजेस और अपने स्कूल छोड़ करके आंदोलन में भाग लें। वो आंदोलन चरम सीमा पर था। इसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया और उस फैसले से घबराकर इस्तीफ़ा न दे करके अपनी सत्ता को बचाने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए 25 जून को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। और वह घोषणा भी जब की तो मंत्रिमंडल से पहले पास नहीं कराया गया और यहाँ तक संविधान के साथ खिलवाड़ की गई कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी घोषणा के बाद पता लगा कि डरा धमका करके उस समय फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे, उनके हस्ताक्षर करके आपातकाल देश पर थोप दिया। पूरा देश एक रात में ही जेल का एक वातावरण देश में खड़ा कर दिया। देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे सबको 25 जून की रात को गिरफ्तार कर लिया। लोकनारायण जयप्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसी नेता को भी ये नहीं बताया गया कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। जिस लोकतंत्र के लिए, संविधान के जिन मौलिक अधिकारों के लिए अपने देश के लाखों लोगों ने, हजारों युवकों ने अपना बलिदान दिया, लाखों लोगों ने यातनाएं सही, जेल की यातनाएं सही, फांसी के फंदे को चूमा, उस लोकतंत्र को इंदिरा गांधी ने केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने आगे आने वाले पीढ़ी को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए उसने लोकतंत्र को पूरी तरह से बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी। सफर मार्ग पर जितने भी बड़े अखबारों के दफ्तर थे सबकी बिजली काट दी गई। 26 जून को कोई समाचार पत्र छपा नहीं। किसी को भी ये नहीं पता देश में क्या हो रहा है। अनेक निर्भीक समाचार पत्रों ने अपने कॉलम्स को ब्लैंक लोगों के सामने पेश किया गया, जिससे लोगों को पता लगे कि देश में कोई ऐसा समाचार था जिसको हम छापना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार सेंसरशिप के तहत उनको छापने नहीं दिया गया। ऐसा मैसेज देने की, खास करके इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका, उसके मालिक, उनको गिरफ्तार किया गया। कुलदीप नैयर को गिरफ्तार किया गया। अनेक पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और देश के सारे शीर्ष नेता, कांग्रेस के अतिरिक्त जितनी भी पार्टियां थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन था, आनंद मार्ग पर प्रतिबंध लगाया गया और ऐसे लाखों लोगों को जेल की शिकंजों में बंद कर दिया। पूरा देश एक अंधकार में चला गया। कोई बोल नहीं सकता था, कोई अपनी जबान नहीं खोल सकता था। अभिव्यक्ति की आज़ादी का तो प्रश्न नहीं था। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीय विचार के लोगों को साथ लेकर के और देश में एक सत्याग्रह का व्यापक आंदोलन चलाया। हम सब यहाँ 3 बैठे हैं, मेरे सामने अपने हमारे लोकतंत्र सेनानी संगठन हरियाणा के उसकी जिला के अध्यक्ष विपिन सिंघल जी हैं, हमारे आत्म प्रकाश जी, इन्होंने भी जेल की यातनाएं सही हैं। पूरे देश में हर स्थान पर स्वयं इच्छा से जेल भरो आंदोलन, सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, जिसके तहत
लाखों लोगों ने जेल की यात्राएं सही। अगर बात करते हैं जेल की, तो उस वक्त की हम बात करते हैं, अगर आपकी उम्र क्या थी और उस वक्त जब अचानक से उस वक्त जब ये सब कुछ किया गया, तो उस समय क्या आपको पहले पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा देश में, या जब ये अचानक से सब कुछ हुआ तो एक आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह बदली इसके अंदर? जब ये सब चल रहा था उस समय मेरी उम्र 16.5 साल की थी। हम संघ की शाखाओं में जाते थे, तो अचानक ये पता लगा कि जी आज शाखा नहीं लगानी। क्यों भाई? कि जी वो ऐसे ऐसे प्रतिबंध लग गया है, क्योंकि इतना टीवी नहीं था, इतना समाचार नहीं थे, उम्र भी हमारी कम थी। तो पता लगा भी शाखा नहीं लगेगी तो हम शाखा नहीं जा सकते। क्यों जी? वो इमरजेंसी लग गई है। कोई मतलब हम एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं हैं, हम अंग्रेज़ों की तरह गुलाम हो गए हैं। तो खैर हमारी अपनी कुछ ना कुछ गतिविधियां चलती तो रहती थी। कभी हम सारे जो उस समय बच्चे थे हमारे साथ के बंधु थे, हम कभी कहीं फुटबॉल खेलने जाते थे, हम कभी कहीं हम बैडमिंटन खेलने जाते थे। मतलब हम कहीं भी जाते थे तो वहाँ 2-4 दिन बाद ये लगता था कि जैसे कोई हमें वॉच कर रहा है। फिर तो जेल में जाने के बाद ये अनुभव आया, जब लोगों से हमने बाकी बातें सुनी, तो इतना यूनिवर्सिटी की साइड और दक्षिणी दिल्ली की साइड और पूर्वी दिल्ली शहदरा वगैरह की साइड, वहाँ पर तो वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ इतना अन्याय किया गया, इतना ज़्यादा मारा पीटा गया कि जैसे पता नहीं कितने बड़े कोई डाकू हैं, कोई अपराधी हैं, कोई खून किया है, डकैती की है। और अपराध केवल इतना ही था कि उन्होंने आज़ादी मांगी थी कि ये भाई लोकतंत्र की बहाली करो, काले कानून हटाओ, देश में ये जो इमरजेंसी लगाई है इसको हटाओ। भाई इतनी सी मांग थी और कुछ नहीं था। अत्याचार की बात करते तो किस तरह के अत्याचार थे उस वक्त? मैं बताता हूँ जी। उस समय के जो अत्याचार थे कांग्रेस सरकार के, इंदिरा गांधी सरकार के, वो अंग्रेज़ों ने स्वाधीनता संग्राम में देश के दीवानों पर जो अत्याचार किए, उससे इंदिरा गांधी की सरकार आगे निकल गई। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, नई पीढ़ी को तो इसकी भनक भी नहीं हो सकती। लोगों को जब पकड़ा गया, जब सत्याग्रह किया गया, तो इतनी मार पुलिस ने उन पर मारी। कल ही हमारे एक व्यक्ति ने बताया कि पुलिस को मारते मारते डंडा उनका टूट गया, उनके पजामे को नीचे से बांधकर जिंदा चूहे उनके पजामों में। देश का जो युवक उस समय सत्याग्रह के लिए खड़ा हुआ, उनको जिंदा चूहे उनके छोड़े गए, बर्फ़ की सिलियों पर नंगा लेटाया गया, जलती सिगरेट उनके पैरों में लगाई गई, उल्टा लटका करके पूछा गया। वो केवल ये जानना चाहते थे कि आपको किसने सत्याग्रह के लिए भेजा, या कुछ नाम सामने रखते थे, ये फलां फलां व्यक्ति कहाँ है। उस समय हरियाणा में आरएसएस के सबसे बड़े प्रचारक प्रेम जी गोयल होते थे, उनका नाम हर जगह पूछा जाता था। प्रेम जी गोयल को जानते हो क्या, वे कहाँ पर हैं? लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपातकाल के दौरान 1 लाख से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गिरफ्तार हुए, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ दी, जेल गए, और 40 से 50 हज़ार तक अन्य राष्ट्रीय संगठनों के जो देश का सोचते थे वो जेल गए। पूरे देश में एक भी व्यक्ति ने अपनी जबान नहीं खोली। मैं लोकतंत्र सेनानी रोहतक जेल में माननीय उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उनके एक सम्मेलन के अंदर मैं उनकी एक जो जनसभा थी उसके अंदर भाग लेते हुए मैं गिरफ़्तार हुआ था। मुझे जो सबसे अच्छा अनुभव लगा, हमारे माताजी, बहन जी और रिश्तेदार कुछ लोग, जब हम जेल में जा रहे थे तो घर वालों को पता लगा कि ये लोग जेल के अंदर जा रहे हैं तो इनसे मुलाकात कर लें। तो जैसे ही मिलने के लिए वो बाहर आए तो हमें हथकड़ी लगा रखे और खड़ा किया गया था। तो पुलिस वाले ने जो शब्द कहे, मुझे अब तक याद है एक एक शब्द उसका। वो कहने लगा, माताजी भगत सिंह ने भी तो कोई अच्छा काम किया सी, और ये बच्चे आपके कोई चोरी नहीं करके आए, डाका नहीं मारा, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ये देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे माताजी का, बहन जी का दिल खुश हो गया। उसी समय एक कार्यकर्ता भी हमारे घर में गए थे, तो कहने लगे कि बहन जी आपके भैया जेल में चले गए हैं और हम आपको सूचित करने आए हैं। तो हमारी बहन ने ये जवाब दिया उनको कि मेरे भाई ने कोई गलत काम किया है क्या? तो कहने लगे नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, अगर गलत काम नहीं किया, अगर वो देश के लिए, रक्षा के लिए गया है तो हमें इस पर गर्व है। और दूसरा अनुभव मैं आपको इलेक्शन के बाद का बताता हूँ। हमारे घर में जब ये चुनाव संपन्न हुए तो उन दिनों में हमारे घर में एक शादी थी बुआ जी की।
तो हमारे पिताजी ये कहते थे, बेटा आप क्रांतिकारी बड़े बड़े फिर रहे हो, आपने क्या देखा है, सरकार में बड़ी ताकत है, ये शासन ऐसे नहीं बदलते, आप लोग जो है खामखा में इस शासन से टकरा रहे हो, इसके साथ टकराना आपको शोभा नहीं देता और आपकी हार होगी, शासन में बहुत ताकत होती है। तो मैंने कहा पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, शासन में बहुत ताकत है, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता कुछ भी, हम एक उद्देश्य को लेकर, अच्छे उद्देश्य को लेकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकले हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि इस हमारी लड़ाई के अंदर इतिहास रातों रात बदलते हैं, आप देखना रातों रात बदलेंगे। और वही हुआ। BBC लंदन से जब समाचार आया, मैं उस समय शादी के कारण दिन में व्यस्त रहा, शाम को मैं थोड़ा जल्दी सो गया, सुबह भी देर से उठा, तो पिताजी ने मुझे जगा के अपने शब्द दोहराए, बेटा शासन बदल गया है, आपने जो कार्यक्रम किया था, जो आपने संघर्ष किया था, वो मेहनत रंग लाई है, इंदिरा गांधी भी हार गई है, संजय गांधी भी हार गया है, क्योंकि वो BBC लंदन से समाचार सुन के उन्होंने मुझे सुनाए। तो मैंने पिताजी को नमन किया, मैंने कहा पिताजी आप ही कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता और आपके आशीर्वाद से ये सब हुआ है। प्रेरणा की बात करें तो हमारा परिवार ही पूरा राष्ट्र के प्रति समर्पित है। शुरू से ही हमारे राष्ट्र के प्रति पूरी भावना थी, हम कुछ करें राष्ट्र के लिए। तो मैं उस टाइम 19 वर्ष का था, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था मैं। तो सूचना मिली अधिकारियों से, ये अब पुलिस वाले घर से पकड़ के ले जाएंगे। फिर हम भूमिगत हो गए, 2 दिन 3 दिन रेवाड़ी रहे, फिर नारनौल रहे, फिर बल्लभगढ़ पहुँचे। बल्लभगढ़ फिर मुश्किल हो गया था, फिर हमने सत्याग्रह किया वहाँ। सत्याग्रह के जब हम वहाँ गए जेल में, तो हमने सुना था हवालात होती है, वो तो देखी थी, और हमें डाला 6x6 की कोठरी में, 3 स्वयंसेवक थे वहाँ पर, और टॉयलेट भी उसके अंदर था, बिल्कुल घूप अंधेरा। हाँ, हमें ध्यान आ गया ये काल कोठरी ये होती है। उन्होंने बहुत डराया, कोई कभी आ जाता पुलिस वाला, तैयार हो जाओ जी, बताओ जी कौन है, बताओ जी कौन है, किसकी आपको गाइडेंस मिल रही है, कौन आपको मार्गदर्शन दे रहा है। हमने 3 वक्त हमने सोचा कि वे कुछ भी कर लें, जो मर्जी करें, शरीर तोड़ें मारें, जो मर्जी करें, हमने मुंह से बिल्कुल नहीं निकालना, कुछ भी करें। वो प्रेरणा को परिवार से मिली, कुछ संगठन से मिली, तो राष्ट्र के प्रति अपनी स्वाभाविक और थी हम राष्ट्र के प्रति कुछ करें। तो हमारे को इतनी यातनाएं तो नहीं दी, पर थोड़ी बहुत यातनाएं दी, मारा हमारे को डंडों से मारा। फिर वो कुछ ऐसा एक पुलिस वाला था, वो कहना बच्चे हैं, चलो छोड़ो इनको, क्या करना है, अब ये तो जितना इनको उगलवाना था उगलवा लिया। तो फिर भी हमें यह लग रहा था कि हम मुश्किल है हमारा यहाँ से निकलना। फिर हम कोर्ट में पेश हुए, फिर घर से भी फिर बाद में आया मैसेज आया, बेटा हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे को और अच्छा लगा और हमारा मन स्ट्रॉन्ग हुआ। पर हमारे जो साथी और थे उनके साथ इतनी यातनाएं हुई कि हम बयान नहीं कर सकते, सारी बता दिया महाभारत जिन्हें आपको भी जानकारी है। ये अनुभव रहा हमारा। ये तो अनुभव की बात हुई। अगर हम बात करते कि इसके बाद की जो ज़िंदगी रही वो किस तरह से रही, या फिर उन दिनों की जो यादें हैं वो किस तरह से ज़िंदगी पे प्रभाव डालती हैं आज के दिन में? हाँ, उस समय विद्यार्थी था, मेरी पढ़ाई छूट गई, स्वाभाविक है, उस टाइम BA की वैल्यू होती थी। फिर वहाँ से वो छूट के फिर ITI करी। ITI करने के बाद फिर हम अपने डेली रूटीन पे लगे। हमें ये लगा हम 3 साल पीछे चले गए। बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन था उस टाइम हमारे लिए। बिजनेस भी कर रहे थे, वो भी क्लोज हो गया। तो पीछे से दुकान बंद थी, तो जो ऑनर था उसने कब्जा कर लिया, मैनेजर तो गया जेल में, कब्जा कर लो इसको, वो भी खाली हो गया। 3 साल बड़ा कठिनाई से